नमस्कार मित्रों, मैं अमरेंद्र कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, डाइट प्रतापगढ़, आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में अनुस्वार के संदर्भ में कुछ बातें की थी। उस वीडियो में हमने आप लोगों को यह बताया था कि अनुस्वार मुख्य रूप से दो रूपों में हमारे सामने आता है। नंबर 1 अपने वास्तविक स्वरूप में और नंबर 2 प्रतिस्थानी के रूप में। तो अपने वास्तविक स्वरूप में वह किस प्रकार से हमारे सामने आता है यह हमने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बताया है, और प्रतिस्थानी के रूप में वह किस प्रकार हमारे सामने आता है इसका वर्णन हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब समय को नष्ट ना करते हुए सीधे विषय पर आते हैं कि अनुस्वार प्रतिस्थानी के रूप में किस तरह से हमारे सामने आता है। हाँ, तो मित्रों, अब आज हम चर्चा करेंगे कि अनुस्वार प्रतिस्थानी के रूप में किस प्रकार हमारे सामने आता है। अनुस्वार दो तरह से प्रतिस्थानी के रूप में हमारे सामने आता है। नंबर 1 पंचमाक्षरों के प्रतिस्थानी के रूप में, नंबर 2 चंद्रबिंदु या अनुनासिक के प्रतिस्थानी के रूप में। अभी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पंचमाक्षरों के प्रतिस्थानी के रूप में जब वो हमारे सामने आता है तो कौन कौन से नियम कार्य करते हैं। सबसे पहला नियम 1 यह काम करता है कि जब अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन अर्थात का से लेकर मा तक का कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण के समान होगा, परंतु लेखन अनुस्वार का ही किया जाएगा। अर्थात कि जहां पर आपको अनुस्वार दिख रहा है, किसी शब्द में जहां पर आपको अनुस्वार दिख रहा है, उसके बाद का से लेकर के मा तक का कोई वर्ण आ रहा हो तो आप जान लीजिए कि यहां पर उसका उच्चारण अनुस्वार की तरह ना हो करके पंचमाक्षर की तरह से होगा। जैसे पहला उदाहरण है गंगा। अब यहां पर आपको अनुस्वार दिख रहा है ऊपर, और इसके बाद का से लेके मा तक का कोई वर्ण अर्थात गा दिख रहा है। अब यहां पर जान लीजिए कि इसका उच्चारण अनुस्वार की तरह ना होकर के पंचमाक्षर की तरह होगा, अर्थात इसका उच्चारण गंगा होगा, ना कि गंग्या। आप ध्यान से देखें, जब आप यहां पर उच्चारण करने लगे तो पंचमाक्षर का उच्चारण करिए, जैसे गंगा। अगर आपने इसका उच्चारण अनुस्वार की तरह से किया तो आपको इसका उच्चारण करना पड़ेगा गंगा, जो कि वास्तव में अशुद्ध है। ठीक इसी तरह से आपका दूसरा शब्द है चंचल। अगर आपने इसको अनुस्वार की तरह से उच्चारण करते हुए चंचल बोला तो इसका उच्चारण गलत है। इसकी जगह लिखा ये हमेशा इसी तरह से जाएगा, लेकिन इसका उच्चारण होगा चंचल। अर्थात आपको चा के बाद या का उच्चारण हल्के से करना होगा, और वो या का उच्चारण करते हुए आपको जो ध्वनि निकलेगी वही इसका सही उच्चारण होगा। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप जरा सा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। पहले एक थोड़ा सा हम आपको वास्तविकता समझाना चाहते हैं। जैसे यहां पर लिखा है चंपा, अब आप इसका उच्चारण हमेशा चंपा करते हैं और यही सही भी माना जाता है। कहीं भी आपने इसका उच्चारण अनुस्वार की तरह से करने की कोशिश की है, अर्थात चंगपा, इस तरह से आपने कभी इसका उच्चारण किया है? जब आप आ ई उ ऊ इस तरह से उच्चारण करते हैं तो लास्ट में जब अनुस्वार का उच्चारण करना होता है तो उसका उच्चारण आप कुछ इस तरह से करते हैं अंग आह। तो जो अंग होता है उस तरह से अगर आप यहाँ उसका उच्चारण करेंगे तो आपको इसका उच्चारण करना पड़ेगा चंगपा, जो कि अशुद्ध है। और पा वर्ण है, पा जिस वर्ग में आता है उसका पंचमाक्षर मा होता है, जो इस रूप में आपको दिख रहा है, इसलिए इसका सही उच्चारण होगा चंपा। ठीक यही चीज मंदिर के लिए है। आपका सही उच्चारण तब होगा जब आप इसके पंचमाक्षर वर्ण का प्रयोग करते हुए उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, अर्थात मंदिर, ना कि मंगदिर। बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। ठीक इसी तरह से आपके आगे के शब्द हैं। घंटा का उच्चारण जब भी आप करेंगे तो ड़ा का उच्चारण करते हुए आपको इसका उच्चारण करने की कोशिश करनी पड़ेगी, घंटा ना कि घंगटा।
या घंटा, इस तरह से इसका उच्चारण नहीं होगा। यहां पर भी इसका उच्चारण दंत होगा, ना कि दंत। और इसी तरह से आपको इन सारे वर्णों के उच्चारण देखने होंगे। ध्यान से देखिए, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जहां भी अनुस्वार के बाद पंचम वर्ण दिखाई पड़ेगा, उस पंचम वर्ण के पहले अब हम आते हैं नियम नंबर 2 की तरफ, जो प्रतिस्थानी के रूप में आपके लिए कार्यकारी नियम है। वह नियम यह है कि यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आ रहे हैं तो अनुस्वार का प्रयोग ना होकर पंचमाक्षर का ही प्रयोग लिखने और पढ़ने दोनों में होगा। ध्यान दीजिए कि यह नियम जो है पहले नियम का अपवाद है। हमने वहां पर कहा था कि अगर का से लेके माँ तक का कोई वर्ण है और उसके पहले आपको अनुस्वार दिख रहा है तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग होगा, ना कि पंचमाक्षर का। पंचमाक्षर का उपयोग सिर्फ बोलने के लिए किया जाएगा, लिखने में हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको जो है दो पंचमाक्षर अक्षर अगर एक साथ दिख जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए या और माँ दोनों पंचमाक्षर हैं, तो इसको जो है इसी रूप में वांग्मय लिखा जाएगा, ना कि वांग्मय या वाममय। यहाँ पर अगर आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो ये प्रयोग गलत माना जाएगा, और ये अगर आपने जो है इसका प्रयोग करना चाहा तो ये भी गलत माना जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका अगला शब्द है अन्न। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दो पंचमाक्षर आधा ना और पूरा ना एक साथ आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग लेखन में भी करेंगे और उच्चारण में भी करेंगे। अन्न का लेखन अन्न के इसी तरह से होगा, ना कि इस तरह से। ठीक इसी तरह से सम्मेलन, आपका पंचमाक्षर माँ भी है, दूसरा माँ भी पंचमाक्षर है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो आपको सम्मेलन इसी रूप में लिखना पड़ेगा। उसकी जगह आप लेखन में भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मृण्मय, यहाँ पर भी ड़ा और माँ दोनों पंचमाक्षर हैं और एक साथ आ रहे हैं, तो इनका लेखन और उच्चारण इसी तरह से होगा, ना कि इसके या इसकी तरह से। ठीक इसी तरह से उन्मुख, ना भी पंचमाक्षर है, माँ भी पंचमाक्षर है और दोनों साथ आ रहे हैं, तो ये इसी रूप में लिखे जाएंगे, ना कि इसकी जगह विसर्ग का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। मित्रों, अब हम देखेंगे कि चंद्रबिंदु के प्रतिस्थानी के रूप में अनुस्वार का प्रयोग किस तरह से होता है। चंद्रबिंदु के प्रतिस्थानी के रूप में अनुस्वार के प्रयोग के लिए नियम है कि जब किसी शब्द में किसी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो और वहां पर चंद्रबिंदु की आवश्यकता महसूस हो रही हो, तो वहां पर अस्थानाभाव के कारण चंद्रबिंदु का प्रयोग ना कर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई शब्द हो और उसमें कोई वर्ण हो और उस वर्ण के ऊपर कोई मात्रा लगी हो और उसके बावजूद भी वहां पर आपको अनुस्वार की चंद्रबिंदु के प्रयोग की आवश्यकता महसूस हो रही हो, तो फिर आप वहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे वहीं अब यहाँ पर आप देखिए, हा वर्ण के ऊपर इस शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर हमें चंद्रबिंदु की आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन अगर यहाँ लगाएंगे तो ये टाइपिंग और इन सब चीज़ों में उतना सुटेबल नहीं दिखेगा, नहीं लगेगा, स्थान की कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर इस चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करके सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। उच्चारण यही होगा, इसका भी वही उच्चारण होगा, इसका भी वही उच्चारण होगा, सिर्फ अस्थानाभाव के कारण जो है हम इसका परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हैं को इस रूप में लिख लेते हैं, बिंदु को इस रूप में बिंदु लिख लेते हैं, गोंद को इस रूप में लिख लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ऊपर की शिरोरेखा नहीं लगी हुई है और वहां पर चंद्रबिंदु की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो वहां पर फिर चंद्रबिंदु ही लगती है, वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ देखें, वहां, यहाँ हा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है और आवश्यकता महसूस हो रही है,
तो हमने यहाँ चंद्रबिंदु की जगह चंद्रबिंदु ही लगाया है। यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया है। मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक अनुस्वार के संदर्भ में जो जो भी नियम थे उन सब का अध्ययन किया है। अब उससे संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने संक्षेप में रखना चाह रहा हूं। आप उनको एक एक करके देखेंगे और उससे लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, अनुस्वार से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। पूरे शब्दकोश में अनुस्वार से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जब भी किसी शब्द के अंत में अनुस्वार आता है तो सदैव उसका उच्चारण मां होता है। इस प्रकार आपने देख लिया कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में अनुस्वार से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो सकती और किसी भी शब्द के अंत में अनुस्वार से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जब भी कोई बात होती है हमेशा शब्द के बीच में होती है। तीसरा, पंचमाक्षरों का अनुस्वार में परिवर्तन मुख्यतः लिखाई, छपाई और टंकण की सुविधा को ध्यान में रखकर स्वीकार किया गया है। अर्थात संस्कृत में अगर लिखे जाते हैं शब्द तो वो पंचमाक्षर के रूप में ही लिखे जाते हैं। हिंदी में उन्हें लिखाई, छपाई और टंकण की सुविधा को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उन्हीं के जैसे कुछ और विद्वानों ने ये सुझाव दिया था, जिसे मानक हिंदी स्वीकार करती है कि पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अगला, चौथा, चंद्रबिंदु शुद्ध रूप से हिंदी की अपनी संपत्ति है और इसका अनुस्वार में परिवर्तन स्थानाभाव के कारण किया जाता है। अर्थात जब ऊपर स्थान की कमी होती है उसी के कारण हम चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज कोई व्याकरणिक त्रुटि नहीं है या व्याकरणिक कोई ऐसा नियम नहीं है। अगला, चंद्रबिंदु का प्रयोग मुख्यतः तद्भव शब्दों में होता है। मतलब तत्सम शब्दों में आपको चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ेगा। और आखिरी विशेष बात, उच्चारण हमेशा पूर्व में उपस्थित वर्ण का होता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जितनी जगह पंचमाक्षर वैकल्पिक रूप से आते हैं वहां पर जो अनुस्वार आया रहता है उसके पूर्व में जो वर्ण वहां पर उपस्थित रहता है, उच्चारण हमें उसी का करना होता है। लेखन में भले ही हम वहां पर अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हों। तो मित्रों, इस प्रकार अनुस्वार से संबंधित जितनी जानकारी आप लोगों के लिए वांछित है, अपेक्षित है, वो मैंने अपने इन दोनों वीडियो में प्रदान कर दी है। इन चीज़ों को, इन नियमों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ने के बाद जब आप किताबों में, पाठ्यपुस्तकों में इसका उच्चारण कर रहे हो तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए इसका उच्चारण करें कि कब उसका उच्चारण अनुस्वार की तरह करना है, कब उसका उच्चारण पंचमाक्षर की तरह करना है, कब उसका उच्चारण चंद्रबिंदु की तरह करना है। ये चीज़ें अगर आपको स्पष्ट होंगी तो भविष्य में जो है आपको उच्चारण और लेखन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।